हेलो एंड वेलकम बैक टू टारगेट मेट पाठशाला। आप सभी का टारगेट मेट पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एनाटॉमिकल टर्म्स। एनाटॉमिकल टर्म्स यानी वो टर्म जो एनाटॉमी के अंदर में बेसिकली यूज्ड किए जाते हैं ना। बेसिकली हम लोग इसको एनाटॉमिकल टर्म्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि है क्या कि जो भी अभी हम टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं उसका जो रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है ना, वो एनाटॉमिकल पोजीशन को लिया जाता है। दैट्स वाई हम लोग उसको एनाटॉमिकल टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में। और एनाटॉमिकल टर्म्स के अंदर में जब हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला जो आता है वो है कि आपका डायरेक्शनल टर्म्स है ना, डायरेक्शनल एंड पोजिशनल टर्म्स, यानी कि वो टर्म जो हमारे बॉडी के डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ पोजीशन के बारे में बताते हैं। जिसमें सबसे पहला जो टर्म है वो है क्या, तो वो है आपका एंटेरियर। क्या है? एंटेरियर। एंटेरियर जिसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, तो फ्रंट। एंटेरियर मतलब क्या होता है? फ्रंट। यानी कि कोई चीज अगर हमारे बॉडी के सामने में है तो दैट इज कॉल्ड एंटेरियर, है ना। क्या कहेंगे उसको हम लोग? एंटेरियर। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं हमारे सामने कोई चीज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ये मेरे सामने। इंग्लिश में कहते हैं ये मेरे फ्रंट में है। लेकिन मेडिकल के अंदर में उसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर मेरे सामने में कोई चीज है तो उसके लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एंटेरियर। क्या कहते हैं? एंटेरियर। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो मेरा स्टर्नम बोन है ना, ये मेरा सामने में जो बोन है इसका नाम क्या है? स्टर्नम। ये जो स्टर्नम बोन है ये मेरे सुपाइन है ना, यानी जो हमारा वर्टिब्रा है, रीढ़ की जो हड्डी है उसके ठीक सामने में है, तो ये इसके एंटेरियर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा वर्ड है ये क्या है? पोस्टेरियर, जिसका मतलब क्या होता है? बिहाइंड। जिसका मतलब क्या होता है? बिहाइंड, यानी जस्ट अपोजिट टू एंटेरियर, जस्ट अपोजिट ऑफ एंटेरियर। बिहाइंड मतलब अगर कोई चीज हमारे बॉडी के पीछे साइड में होगा तो उस चीज को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जिस टर्म का हम लोग मेडिकल के अंदर में यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? पोस्टेरियर। इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जो मेरा बैकबोन है ना, जो मेरा रीढ़ की हड्डी है वो मेरे बॉडी के पोस्टेरियर साइड में जो है ना, यानी कि जो मेरी रीढ़ की हड्डी है वो मेरे बॉडी के पोस्टेरियर साइड में है। दूसरा अगर इसका एग्जांपल ले तो हमारा जो स्कैपुला बोन है ना, जो स्कैपुला है, जो शोल्डर ब्लेड है, वो हमारे बॉडी के पीछे साइड में है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल। जो तीसरा वर्ड है वो है क्या? सुपीरियर। सुपीरियर का क्या मतलब होता है कि वो चीज जो आपके ऊपर साइड में है ना, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? सुपीरियर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे सुपीरियर मतलब अपर। अपर यानी कि ऊपर, ऊपर साइड में। अगर कोई भी चीज है जो ऊपर साइड में है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए मेडिकल के अंदर में हम लोग जिस टर्म का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? सुपीरियर। जैसे इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मेरा जो ये कार्डियो यानी हार्ट जो है मेरा, वो मेरे स्टमक के जस्ट ऊपर में है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि माय कार्डियो यानी माय हार्ट इज सिचुएटेड सुपीरियर टू माय स्टमक, यानी कि मेरा जो कार्डियो है, मेरा जो हार्ट है ना, वो मेरे गैस्ट्रो यानी कि स्टमक के जस्ट ऊपर में है। ठीक है, तो उसके लिए वहां पर हम लोग सुपीरियर वर्ड का यूज करते हैं। तीसरा जो है वो है क्या? इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि बिलो। बिलो यानी कि नीचे। बिलो यानी कि नीचे, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं क्या? लोअर। अगर कोई चीज है जो हमारे बॉडी के नीचे साइड में है उसको हम लोग डिस्क्राइब करने के लिए जिस टर्म का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? इन्फीरियर। जैसे अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था क्या कि मेरा जो दिल है ना, वो मेरे स्टमक के ऊपर में है, तो ये सुपीरियर हो गया। लेकिन हम लोग इसका दूसरे इन्फीरियर में अगर यूज करना चाहे तो हम कह सकते हैं क्या कि मेरा जो स्टमक है, मेरा जो स्टमक है वो मेरे हार्ट के नीचे में है। मेरा जो स्टमक है वो मेरे हार्ट के नीचे साइड में है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। डोर्सल। डोर्सल है ना, डोर्सल और आपका पोस्टीरियर, ये दोनों वर्ड जो है वो सिनोनिम्स है। यानी डोर्सल का मतलब क्या होता है? बैक साइड, यानी कि बिहाइंड, है ना। ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज्ड किए जाते हैं। बेसिकली जो डोर्सल वर्ड है ये एम्ब्रायोलॉजी के अंदर जो है मेनली इसका यूज किया जाता है ज्यादातर, है ना। क्यों? क्योंकि डोर्सल जो वर्ड है उसका बेसिकली यूज ज्यादातर कहाँ किया जाता है? एम्ब्रायोलॉजी। लेकिन अभी हम एनाटॉमिकल पोजीशंस और डायरेक्शन टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एम्ब्रायोलॉजी जो है इट इज ऑल्सो सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी, वो भी एनाटॉमी का ही पार्ट है ना, तो इसीलिए हम लोग उसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और वेंट्रल का मतलब क्या होता है? वेंट्रल मतलब ठीक एंटेरियर। वेंट्रल मतलब फ्रंट, यानी कि सामने। अगर कोई चीज हमारे बॉडी के सामने में है ना, उसके लिए भी हम लोग या तो एंटेरियर वर्ड का यूज करते हैं या फिर वेंट्रल का। अगर कोई पीछे है तो उसके लिए हम लोग जो वर्ड का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? पोस्टीरियर या फिर डोर्सल साइड। ठीक है, चलिए उसके आगे जो है हमारा क्या है? क्रेनियल।
क्रेनियल का मतलब भी क्या होता है, तो क्रेनियल का मतलब भी होता है अपर। अगेन क्रेनियल इज ऑल्सो टर्म दैट इज यूज्ड इन ओनली इन एम्ब्रायोलॉजी, यानी कि जो क्रेनियल वर्ड है इसका भी जो मेन यूज किया जाता है वो भी आपके एम्ब्रायोलॉजी के अंदर में किया जाता है ना। जो किस चीज को बताता है, तो क्रेनियल जो बताता है वो किस चीज को बताता है, यानी कि हेड साइड को, किसको, तो हेड। और ऑब्वियस सी बात है हमारा जो हेड है आप सभी को पता है कि ऊपर में है, तो ये अंडरस्टूड है कि क्रेनियल मतलब क्या होता है, अपर साइड या फिर ऊपर के जो पोर्शंस होते हैं उसके लिए हम लोग क्रेनियल वर्ड का यूज करते हैं मेडिकल टर्म्स के अंदर में। उसकी बाद जो है उसको हम लोग कहते हैं काउडल। काउडल का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स द टेल, टुवर्ड्स द टेल, टुवर्ड्स टेल, यानी कि इसका हम लोग कह सकते हैं लोअर, लोअर। तो जो क्रेनियल वर्ड है, ठीक है, जो क्रेनियल वर्ड है ये किसका सिनोनिम्स है, तो आपके सुपीरियर का। और जो आपका काउडल वर्ड है वो किसका सिनोनिम्स है, तो वो आपके इंफीरियर का सिनोनिम्स है, क्योंकि इंफीरियर मतलब भी क्या होता है, लोअर, और जो आपका काउडल है उसका मतलब भी क्या होता है, लोअर। यानी कि अगर आपके शरीर के अंदर कोई चीज है जिसके बारे में बताना चाह रहे हैं और वो नीचे है, तो वहां पर जिस टर्म का आप मेडिकल के अंदर में यूज करोगे वो कौन सा टर्म होगा, काउडल टर्म होगा, ठीक है। उसके बाद जो टर्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये क्या है, तो ये है आपका सुपरफिशियल, है ना, क्या है, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, तो सरफेस के पास, है ना, यानी कि ऊपर की तरफ अगर कोई चीज है जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल, है ना, यानी कि सरफेस, एबव द सरफेस, हमारा जो सरफेस है उसके ऊपर जो भी चीजें होंगी उसके लिए, यानी बाहर एक्सटर्नली अगर कोई चीज है उसको हम बताना चाह रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल। इसका जस्ट है अपोजिट डीप। डीप मतलब इनर साइड, है ना, सरफेस, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल अगर कोई चीज है, बाहरी है, तो उसके लिए हम लोग सुपरफिशियल वर्ड का यूज करते हैं। और अगर कोई डीप लिखा हुआ दैट मीन्स क्या, कि इंटरनल, है ना, इंटरनल। जैसे इसको एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं, ये मान के चलिए एक सर्किल है, ठीक है, और उसके बाद एक ये दूसरा सर्किल, ठीक है, दूसरा सर्किल। तो जो आपका ये येलो वाला जो हो गया, इसके लिए जो टर्म हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि ये बाहर साइड में है, ये बाहर साइड में है, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर जो टर्म को, उस चीज को बताने के लिए जिस टर्म का यूज करेंगे वो क्या होगा, सुपरफिशियल होगा। यानी कि येलो लाइन या येलो सर्किल इज सुपरफिशियली, है ना, यानी कि जो येलो है वो ऊपर की तरफ है, तो इसीलिए यहाँ पर जिस टर्म का हम लोग इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो यूज करेंगे वो क्या होगा आपका, तो सुपरफिशियल होगा। और ये जो रेड वाला है इसको डिस्क्राइब करने के लिए जिस टर्म का हम लोग यूज करेंगे वो क्या होगा, डीप, यानी कि जो आपका रेड वाला है वो आपको दिख रहा होगा कि वो अंदर साइड में है, और जो येलो वाला है वो बाहर साइड में है, क्लियर। चलिए, तो उसके आगे हम लोग टर्म्स हैं उसको कवर करते हैं, ठीक है। इसके आगे जो टर्म्स है दैट इज प्रॉक्सिमल, है ना, क्या है, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। प्रॉक्सिमल मतलब बॉडी से नजदीक, यानी कि ये वो टर्म है, जैसे किसी भी चीज के बारे में जब हमें बताना होगा किसी चीज को कि वहां पे प्रॉक्सिमल लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें समझना क्या है कि प्रॉक्सिमल मतलब उसका नजदीक वाला एंड, यानी कि वो उसका जो है ना ओरिजिन जो हुआ था वो वहीं से हुआ था। इसके 3-4 मीनिंग्स होते हैं, किसके, प्रॉक्सिमल के। तो सबसे पहला जो होता है वो क्या मीनिंग होता है इसका, यानी कि नियरर, यानी नजदीक। सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, प्रॉक्सिमल का नजदीक, ठीक है। तो किससे नजदीक, तो आपके बॉडी के सेंटर पार्ट से जो नजदीक में होगा उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रॉक्सिमल वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग दूसरा कहते हैं कि वो स्ट्रक्चर्स जो आपके बॉडी के मिड लाइन से नजदीक में होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल। जैसे इसका एग्जाम्पल, अगर हम कह रहे हैं कि मेरा जो ये आर्म है, ठीक है, ये आर्म और ये आपका जो 4 आर्म है, ठीक है, तो ये 4 आर्म जो है ये अगर हम इसका
जो आपका ये वाला पोर्शन है हैंड वाला, ठीक है, तो हैंड और जो आपका ये फोर आर्म है, तो इसमें जो आपका फोर आर्म है ये प्रॉक्सिमली है, ठीक है, और ये जो आपका हैंड वाला ये कंप्लीटली ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो गया, डिस्टल, है ना, ये क्या हो गया, डिस्टल। तो डिस्टल का लिटरली मीनिंग क्या होता है, अवे, है ना, दूर जो दूर की जो चीजें होती हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, तो डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब नियरेर, वो चीज जो आपके बॉडी के सेंट्रल लाइन से नजदीक में होगा, और जो डिस्टल होता है मतलब क्या, कि वो चीज जो आपके बॉडी के सेंट्रल लाइन से दूर में होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम अपने इस अपर आर्म का कंपेयर करते हैं, तो हमारा जो अपर आर्म है इसके अंदर बेसिकली तीन स्ट्रक्चर्स हैं। अपर आर्म में क्या क्या आता है, अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर में, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का, यानी शोल्डर से लेकर के, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक का जो एरिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं, ठीक है। और इस यहाँ से लेकर के यहाँ पर जो जॉइंट है इससे लेकर के और आपका जो ये रिस्ट वाला जॉइंट है इसके बीच का ये एरिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर आर्म। और ये रिस्ट वाले से जो नीचे का जो एरिया है, ये जो फ्लैंजेस जिसके अंदर में आता है, इसको हम लोग हैंड कहते हैं। यानी कंप्लीटली जब हम लोग हैंड वर्ड का यूज करते हैं तो उसका लिटरली मीनिंग क्या होता है, ये वाला जो मेरा हाथ जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसको ही लिटरली हैंड कहते हैं। बाकी इस वाले पार्ट को हम लोग फोर आर्म कहते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका अगर हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल का यूज करें तो मेरा जो ये फोर आर्म है, ठीक है, ये अगर हम कंपेयर करते हैं आपके आर्म से, है ना, अपने आर्म से, तो ये डिस्टली हो गया और ये मेरा आर्म प्रॉक्सिमल हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आर्म है वो क्या है, मीडियल। मीडियल का क्या मतलब होता है, तो टुवर्ड्स द मिड लाइन, टुवर्ड्स द मिड लाइन, टुवर्ड्स द मिड लाइन इज कॉल्ड मीडियल। यानी कि वो स्ट्रक्चर जो आपके बॉडी के मिड लाइन से नजदीक में होगा, उसकी तरफ आ रहा होगा, दैट इज कॉल्ड मीडियल। और लैटरल मतलब क्या होता है, तो अवे फ्रॉम द मिड लाइन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी वो स्ट्रक्चर जो मिड लाइन से दूर में होगा उसको हम उसके लिए जिस टर्म का हम लोग यूज करेंगे उसके लिए क्या करते हैं, लैटरल वर्ड का। अच्छा, यहाँ पर बार बार जिक्र हो रहा है कि ये मिड लाइन, मिड लाइन, मिड लाइन का एक दूसरा भी नाम होता है, इसको मीडियन प्लेन भी कहते हैं, मीडियन भी कहते हैं। तो मिड लाइन ये है क्या, हम लोग कैसे समझेंगे कि क्या है हमारे बॉडी के अंदर में मिड लाइन, तो उसको एक डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, ठीक है। उसके लिए जो है हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए ये आपका जो पार्ट है, ये मैंने एक ह्यूमन का पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स लिया, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो एरिया है ये हेड हो गया। जब हम लोग हेड से, है ना, हेड से नोज और उसके सामने से पूरा एरिया जो आपका ट्रंक जहां पर खत्म होता है, जिसको हम लोग ट्रंक यानी धड़ कहते हैं, वो पूरा जो यानी कि मीडियन जो लाइन है वो ये वो लाइन है जो आपके बॉडी को दो अलग अलग बराबर हिस्सों में बांटने का काम करता है। तो हम लोग किसको, ये एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब ये आपके बॉडी के अंदर रियल नहीं होता, हम लोग इमेजिन करके चलते हैं। यानी कि जो मीडियन लाइन होता है जिसको हम लोग मिड लाइन कहते हैं, वो कहां से शुरू होता है, तो वो आपके हेड से शुरू होता है, ठीक है, और नोज से होते हुए आपके स्टर्नम से होते हुए आपका जो दोनों लेग्स के बिटवीन जाकर के यहाँ पर जो है बेसिकली ये खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म। क्योंकि देखो इस साइड का जो एरिया हो गया और इस साइड का, दोनों अलग अलग बराबर हिस्सों में बट गया, ठीक है। तो इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, तो मिड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मिड लाइन कहते हैं। यानी कि जो स्ट्रक्चर इससे नजदीक में होगा, इस लाइन से नजदीक में होगा, उसके लिए जिस टर्म का हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियल बोलेंगे। और जो इससे दूर में होगा उसके लिए हम लोग जिस टर्म का यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, लैटरल बोलेंगे। चलिए इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हैंड है। अब इसके अंदर 5 फिंगर है। ये जो छोटा वाला सबसे, इसको हम लोग लिटिल फिंगर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटिल फिंगर। और ये मेरा थंब है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो लिटिल फिंगर है ये मेरे मिड लाइन से नजदीक में है, और ये वाला जो थंब है ये
दूर है। किससे दूर है? तो आपके मिड लाइन से। जब हम लोग मिड लाइन इसको मान के चले हैं, ठीक है, तो ये आपका जो लिटिल फिंगर है ये इसके मिड लाइन से नजदीक में है, इसीलिए ये फिंगर के लिए जो जिस टर्म का यूज होगा उसको हम लोग बोलेंगे मीडियली, और ये थंब के लिए जिस टर्म का यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे? लैटरली। क्यों? क्योंकि ये जो थंब है वो हमारे मिड लाइन से दूर है ना। अगर हम इन दोनों की तुलना करते हैं, ये लिटिल फिंगर की और थंब की, तो ये वाला जो लिटिल फिंगर है वो हमारे मिड लाइन से नजदीक है, इसीलिए इसके लिए हम लोग मीडियल वर्ड यूज करेंगे, और थंब के लिए ऑब्वियसली लैटरल वर्ड का। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। इसके आगे जो है वो है क्या? तो आपका इप्सिलैटरल, है ना। क्या है? इप्सिलैटरल। इप्सिलैटरल क्या है? तो वो स्ट्रक्चर जो बॉडी के सेम साइड में होगा, उसके लिए जिस टर्म का हम लोग यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? इप्सिलैटरल, है ना। ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड। अगर कोई स्ट्रक्चर है, कोई दो स्ट्रक्चर है जो बॉडी के एक ही साइड में है, तो उसके लिए जिस टर्म का हम लोग यूज करेंगे उसके लिए क्या कहेंगे? इप्सिलैटरल। जैसे मेरा अब ये बॉडी है, ठीक है, तो इस साइड वाला जो हिस्सा वो राइट साइड हो गया और इस साइड वाला जो हो गया वो लेफ्ट साइड। तो मेरा जो राइट हैंड है ना, ये मेरा राइट आर्म है, और मेरा जो राइट लेग है वो हमारे बॉडी के किस साइड में है? तो राइट साइड में है। तो इसके लिए जो इस टर्म का हम लोग यूज करेंगे इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, वो क्या होगा? इप्सिलैटरल। यानी कि मेरा राइट आर्म और मेरा राइट लेग दोनों मेरे बॉडी के राइट साइड में है, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग मेडिकल के अंदर में इप्सिलैटरल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसके बाद जो है कॉन्ट्रालैटरल। कॉन्ट्रा का मतलब ही होता है क्या? अगेंस्ट। कॉन्ट्रा मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, यानी कि वो स्ट्रक्चर जो अलग अलग साइड में होगा, ठीक है, अंदर डिफरेंट साइड, डिफरेंट साइड। अगर इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, अगेन इस साइड वाला जो मेरा बॉडी पार्ट है वो राइट साइड और इसके इधर वाला लेफ्ट साइड, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरा राइट आर्म है, ठीक है, और मेरा जो लेफ्ट आर्म है, तो राइट आर्म जो है वो मेरे बॉडी के राइट साइड में है, ठीक है, और मेरा जो लेफ्ट आर्म है वो बॉडी के लेफ्ट साइड में है, यानी दोनों अलग अलग साइड में है। तो इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए मेडिकल के अंदर में जिस वर्ड का यूज करते हैं दैट इज कॉन्ट्रालैटरल। कॉन्ट्रालैटरल। चलिए, उसके बाद जो आपका टर्म है वो क्या है? तो प्लांटर। क्या है? प्लांटर। प्लांटर क्या है? तो प्लांटर मतलब आपके पैर का सोल वाला साइड, है ना। कौन सा साइड? सोल वाला साइड। उसके लिए हम लोग किस वर्ड का यूज करते हैं? तो प्लांटर। इसका हम लोग दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं क्या? कि इंफीरियर सरफेस ऑफ फुट। इंफीरियर सरफेस ऑफ फुट, ठीक है। फुट ये सिंगुलर फॉर्म है, और अगर हम यहीं पर फिट लिखते हैं तो इट इज अ प्लूरल फॉर्म, है ना। ये फुट का प्लूरल फॉर्म है क्या? फिट। दूसरा आपका क्या है? डोर्सल। अगर हम डोर्सल की बात करते हैं तो डोर्सल मतलब क्या हो गया? कि आपके पैर का ऊपर वाला हिस्सा, यानी कि सुपीरियर सरफेस। क्या? सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस यानी कि आपके पैर, जैसे लेट सपोज ये आपका पैर है, ठीक है, तो ये पैर का एक नीचे वाला हिस्सा होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तलवा कहते हैं। तो इसके लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं पैर को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये आपका प्लांटर। क्या करते हैं? प्लांटर। और पैर का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग डोर्सल वर्ड का यूज करते हैं। इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पैर है, ठीक है, ये एक इंसान का पैर है जिसमें आपको पैर के दो अलग अलग व्यू दिख रहे होंगे, दो अलग अलग व्यू दिख रहे होंगे, जिसमें आपको दिख रहा होगा एक पैर का नीचे वाला हिस्सा जो ये है, ठीक है, जो आपका ये है, ये क्या है? तो आपके पैर का नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। क्या है? तो पैर के नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर साइड, इंफीरियर सरफेस, ठीक है। और ये पैर का आपको दिख रहा होगा ये ऊपर का हिस्सा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? क्या कहते हैं? सुपीरियर सरफेस। क्या कहते हैं? सुपीरियर सरफेस। तो अब इसमें से जो है
वो प्लैंटर साइड कौन सा है और डोर्सल साइड कौन सा है। तो इस चीज को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो पैर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तलवा कहते हैं, ये वाला हिस्सा, ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका प्लैंटर साइड। क्या हो गया, प्लैंटर साइड, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम लोग सुपीरियर सरफेस कहते हैं, ये आपका कौन सा हिस्सा हो गया, तो ये आपका हो गया डोर्सल साइड, है ना, डोर्सल ऑफ फुट हम लोग कह सकते हैं। ये आपका प्लैंटर साइड ऑफ फुट और वो आपका डोर्सल साइड ऑफ फुट। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पैर का था वैसे ही जो है आपके हाथ का भी होता है। तो डोर्सम मतलब क्या, कि आपके हाथ का ऊपर वाला हिस्सा, है ना, जैसे ये, तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, सुपीरियर सरफेस ऑफ हैंड, सुपीरियर सरफेस ऑफ हैंड। जैसे ये मेरा हाथ है, इसके दो सरफेसेस हैं, जो बाहर वाला ये दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कहते हैं क्या, डोर्सम साइड ऑफ द हैंड, और ये जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं पाल्मर साइड ऑफ द हैंड। ये जो आपका है ना, पाल्म मतलब हथेली होता है, तो ये पाल्मर साइड जो है ये हो गया और डोर्सल साइड ये, ठीक है। चलिए उसके बाद जो टर्म्स है वो बहुत ही एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है ना, वो क्या है, तो है इंटर। इंटर का मतलब क्या होता है, तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर, इंटर मीन्स बिटवीन, ठीक है। और दूसरा क्या है, इंटर का अगर हम एग्जाम्पल लें तो बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है। आप लोगों को पता होगा कि जब हमें बहुत ही जल्दी में एक जगह से दूसरे जगह कहीं जाना होता है तो हम लोग हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसका यूज करते हैं, प्लेन का यूज करते हैं। तो आपको पता होगा कि हवाई जहाज जो होते हैं बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं, है ना। अगर उनका हम रनिंग के अकॉर्डिंग उसको हम क्लासीफाई करते हैं तो उसका जो होता है क्या, दो टाइप्स के। पहला क्या, तो डोमेस्टिक एयरप्लेन्स, वो हवाई जहाज जो एक ही देश के एक सिटी को दूसरे सिटी के साथ कनेक्ट करने का जो काम करता है। यानी अगर किसी को पटना से दिल्ली जाना है तो उसके लिए उसको किस फ्लाइट का टिकट बुक करना पड़ेगा, तो डोमेस्टिक का, ठीक है, किसका, डोमेस्टिक का। लेकिन अगर किसी को यहाँ से इंडिया से यूएसए जाना है, कनाडा जाना है, ठीक है, और कहीं दूसरे देश में जाना है, यानी एक देश से जब हमें दूसरे देश में जाना होता है तो वहां पर हम जो प्लेन का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, तो इंटरनेशनल प्लेन, इंटरनेशनल। और इंटर का मतलब क्या हुआ, बिटवीन। अगेन इंटर मतलब बिटवीन, यानी कि वो प्लेन जो दो देश को जोड़ने का काम करता हो, ठीक है, कनेक्टिंग जो बनाता है वो दो नेशंस के बीच में बनाता है। तो जो इंटर वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, तो बिटवीन। अगर कोई चीज है जो दो चीजों के बीच में रखा हुआ है तो उसके लिए हम लोग जिस टर्म का यूज करेंगे दैट विल बी इंटर, है ना। उसके बाद है आपका इंट्रा। इंट्रा का लिटरली मीनिंग होता है इनसाइड। इंट्रा मतलब क्या होता है, इनसाइड, इनसाइड। चलिए इसको हम लोग एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। लेट सपोज ये एक सर्किल है, अगेन ये एक कोई दूसरा सर्किल है, ठीक है, ये कोई एक दूसरा सर्किल है। अब इन दोनों सर्किल के बीच में यहां पर एक छोटा ऐसा जो है क्या है, एक बिंदु है, एक पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट बना है यहां पर, तो ये दो सर्किल के बीच में है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, इंटर सर्किल। क्या कह सकते हैं, इंटर सर्किल। यानी कि ये जो वर्ड, ये जो पॉइंट है ये दो सर्किल के बीच में है, तो हम लोग इस सर्किल को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए क्या कहेंगे, इंटर सर्किल। लेकिन अगेन ये फिर एक दूसरा कोई सर्किल है, ठीक है, और कोई चीज है जो इस सर्किल के अंदर में है, जो इस सर्किल के अंदर में। तो इस चीज को हम डिस्क्राइब करने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं वो क्या है, इंट्रा। क्या है, इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, यानी कि इस सर्किल के अगर अंदर में है तो उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, इंट्रा सर्किल। इंट्रा सर्किल। जैसे हम लोग जो है जब साइटोलॉजी पढ़ते हैं यानी सेल का स्टडी करते हैं तो वहां पर हम लोग बार बार जिक्र करते हैं कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस और इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। तो इंट्रासेलुलर सब्सटेंस का क्या मतलब होता है कि वो सब्सटेंस जो सेल के अंदर में है, ठीक है, और इंटरसेलुलर सब्सटेंस मतलब क्या, कि जो दो सेल के बीच में होगा, ठीक है, जो दो सेल के बीच में होगा। तो उसके लिए हम लोग इंटरसेलुलर सब्सटेंस, और कोई चीज जो है वो सेल के अंदर में है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर।
ठीक है। उसके बाद जो टर्म है वो है क्या, तो इनवेजिनेशन। क्या है, इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन का क्या मतलब होता है, तो प्रोजेक्शन इनसाइड, प्रोजेक्शन इनसाइड, प्रोजेक्शन इनसाइड। अगर कोई चीज है जिसका जो प्रोजेक्शन है वो अंदर की तरफ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इनवेजिनेशन। क्या कहेंगे उसको, इनवेजिनेशन। जैसे यहां पर ये है, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या कि ये दोनों चीजें जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आए। आप देख रहे होंगे कि ये जो दो ग्रीन लाइन है ये बाहर से अंदर की तरफ आया। कहां से आया, तो बाहर से अंदर की तरफ आए। तो इस ऐसे ऐसे टर्म को, ऐसे ऐसे वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए मेडिकल के अंदर में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, तो इनवेजिनेशन का, यानी प्रोजेक्शंस इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड। अगर कोई चीज है जो बाहर से अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनवेजिनेशन वर्ड का यूज करते हैं मेडिकल के अंदर में। और इसका जस्ट उल्टा है क्या, इवेजिनेशन। क्या है, इवेजिनेशन। इवेजिनेशन क्या है, तो प्रोजेक्शन आउटसाइड, प्रोजेक्शन आउटसाइड। इसके लिए भी हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे यहीं पर। तो अब देखो, ये यहां से अंदर की तरफ आ सकता था लेकिन यहां से कहां चला गया, बाहर की तरफ चला गया, ठीक है। तो इस टाइप की चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग मेडिकल के अंदर में इवेजिनेशन टर्म का यूज करते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉडी के पोजीशंस के बारे में, है ना। यानी कि जो पोजीशन होता है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो पोजीशन है वो है क्या, एनाटॉमिकल पोजीशन। वो है क्या, एनाटॉमिकल पोजीशन। और एनाटॉमी के अंदर में एनाटॉमिकल पोजीशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे मैंने अभी इससे पहले आप लोगों को जो है जो भी टर्म्स पढ़ा है जिसको हम लोग एनाटॉमिकल टर्म्स कह रहे थे, तो वो एनाटॉमिकल टर्म्स क्यों कह रहे थे, तो उसका जो रेफरेंस हम लोग ले रहे थे वो किसका ले रहे थे, तो एनाटॉमिकल पोजीशंस का ही रेफरेंस ले रहे थे। अगर एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं होता तो हम लोग जो है वो वर्ड्स जो है वो नहीं बना पाते, है ना। वो जो टर्म्स है वो एक्चुअल में उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग निकल के आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन की वजह से आ रहा है। तो ये है क्या, उसको हम लोग समझते हैं। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में हमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमें एकदम सीधा खड़ा होना होता है। क्या करना होता है, सीधा खड़ा होना होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर में इस भाई साहब को देख रहे होंगे कि एकदम बेचारे सीधा खड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है ना, पहला क्या है कि हमें सबसे पहले तो एकदम सीधा खड़ा होना है, सीधा खड़ा होना है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो क्या रखना है कि हमारा जो हेड है और जो फेस है वो एकदम सामने की तरफ होना चाहिए। हमारा हेड और फेस जो है वो एकदम सामने साइड में होना चाहिए। दूसरी बात ये, तीसरी क्या हुआ कि हमारा जो आर्म है वो बॉडी के साइड में होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे होगे इस इमेज के अंदर में कि इस इंसान का जो आर्म है वो बॉडी के एकदम साइड में, ऐसे करके नहीं है, एकदम बॉडी के साइड में है। और उसका जो आर्म है वो बॉडी के साइड में है, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्या कि उसका जो हाथ का जो हथेली है ना, ये हाथ का जो हथेली है उसका डायरेक्शन सामने में है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। उसके साथ ही साथ इसका जो अंगूठा है, हाथ का अंगूठा है, उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो बाहर की तरफ होना चाहिए। किसकी तरफ होना चाहिए, बाहर, पॉइंटिंग आउटवर्ड, यानी बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अगर अभी हम ऐसे जो खड़े हुए हैं ये कंप्लीटली एनाटॉमिकल पोजीशन है, जिसमें मेरा जो है सबसे पहली बात क्या कि हम सीधे खड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा क्या कि मेरा जो हेड है और फेस एकदम सामने की तरफ देख रहा है। तीसरा क्या कि मेरा जो हाथ है वो बॉडी के साइड में है, और बॉडी के साइड में जो मेरा आर्म है उसमें क्या है कि उसका जो हथेली जो है वो सामने साइड में प्रोजेक्ट कर रहा है और फॉरवर्ड है। उसके साथ ही साथ जो अंगूठा है वो बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है, बाहर की तरफ ऐसा निकला हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो हमारा लेग का होता है, जिसमें क्या करना होता है कि हमारा जो फिट होता है दोनों को आपस में क्लोज रखना पड़ता है। बहुत ही हटा करके, बहुत ही वाइडली अपार्टेड नहीं रखना है, नजदीक में रखना है ना। दोनों जो मेरा पैर होना चाहिए, फिट जो होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए एक दूसरे के। और उसके साथ ही साथ हमारे जो पैर की जो उंगलियां है वो बिल्कुल खुली होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें जो हमारा जो अंगूठा है उसका जो डायरेक्शन होगा वो सीधा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, पॉइंटिंग किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि हमारा जो फिट है वो दोनों एक साथ होने चाहिए और थोड़ा सा
हट करके, उसके साथ ही साथ जो हमारे पैर के जो अंगूठा है उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो आगे की तरफ होना चाहिए। किसकी तरफ होना चाहिए? सामने, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जब कभी भी कोई इंसान ऐसे खड़ा होगा तो हम लोग उसको कह सकते हैं क्या कि एनाटॉमिकल पोजीशन में है, ठीक है। अब इसका यूज कहां होता है? तो सबसे पहला जो यूज है इसका वो क्या है कि हम लोग इसको रेफरेंस मान करके चलते हैं। किसका रेफरेंस? तो एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शंस के लिए जो हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानते हैं वो इसी पोजीशन को मान करके चलते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ। चलिए, इसके बाद जो हम लोग पोजीशन देखते हैं वो है सुपाइन पोजीशन। कौन सा पोजीशन है? तो सुपाइन पोजीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है ना। ये कौन सा पोजीशन है? सुपाइन पोजीशन। तो आइए देखते हैं इसमें हमें कैसे रहना है। तो सबसे पहली बात तो हमें जो लेटना है वो पीठ के बल लेटना है। कैसे लेटना है? तो पीठ के बल। पहली बात हमें कैसे लेटना है? तो देख रहे होंगे आप इस पिक्चर के अंदर में ये आदमी जो लेटा हुआ है कैसे? तो पीठ के बल लेटा हुआ है। दूसरा बात जो हमें देखना है वो क्या है कि इसका जो आर्म होना चाहिए वो बॉडी के साइड में होना चाहिए। किधर होना चाहिए? साइड में। तो ये इसका आर्म है, देख रहे होंगे कि बॉडी के साइड में ऐसे ही इसने रख रखा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है वो है क्या कि इसके हाथ का जो पाल्म है ना, ये जो पाल्म है उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए? तो ऊपर की तरफ। देख पा रहे होंगे कि इसका ऊपर डायरेक्शन कैसे है? ऊपर की तरफ है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है? पैर का, है ना, कि उसका जो पैर होना चाहिए दोनों आपस में, है ना, साथ होना चाहिए, फिट टू पुट टुगेदर। दोनों पैर जो है बहुत ज्यादा हटे हुए नहीं होने चाहिए। जैसे हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन में रखे थे सेम टू सेम वैसे ही रखते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें जो वो आदमी होता है वो लेटा हुआ होता है। और कैसे लेटा हुआ होता है? तो पीठ के बल लेटा हुआ होता है। अब इसका यूज क्या है? तो ये जो पोजीशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी किसी को सीपीआर देना होता है, क्या देना होता है? तो सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन जिसको हम लोग कहते हैं ना, जिसके अंदर में हम लोग एक ही प्रोसीड्यूर्स के अंदर में हम लोग हमारे बॉडी के दो वाइटल्स को जो है रीस्टोर करने का काम करते हैं। जिसमें एक हमारा हार्ट होता है और दूसरा क्या होता है? हमारा लंग्स, है ना। इन दोनों को हम लोग रिवाइव करते हैं इस सीपीआर के थ्रू। और जब सीपीआर दिया जाता है तो उस पेशेंट को, उस विक्टिम को कैसे लेटाना होता है? तो इस सुपाइन पोजिशन में लेटाना होता है। दूसरा ये जो होता है ना, ये इसको हम लोग आराम वाला पोजीशन कहते हैं ना, यानी कि जो है ये बहुत ही रिकवरी पोजीशन एक तरीके से कह सकते हैं इसको, है ना, जिसमें इंसान आराम से लेटा हुआ होता है। उसके बाद अगर अगर उसको जो है एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह होता है तो उसमें भी उस इंसान को सुपाइन पोजीशन में डालना होता है। यानी कि अगर हमारे शरीर के अंदर में कोई भी सर्जरी किया जा रहा है, खास करके अगर वो हमारे एब्डोमेन वाले हिस्सा में है ना, तो उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं सर्जरीज में, है ना, सर्जरी वगैरह जो किया जाता है तो उसमें जो पेशेंट को जिस पोजीशन में डाला जाता है, खास करके एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह जो भी होता है, तो उसमें सुपाइन पोजीशन के अंदर में उस पेशेंट को डाला जाता है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं वो है क्या? आपका प्रोन पोजीशन। कौन सा पोजीशन है? प्रोन पोजीशन। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। ये जस्ट उल्टा है किसका? ये जस्ट अपोजिट है। किसका अपोजिट है? तो आपका सुपाइन पोजीशन का जस्ट अपोजिट है। सुपाइन पोजीशन में हम लोग क्या करते थे? तो पीठ के बल लेटते थे। लेकिन प्रोन पोजीशन में जब हम लोग लेटते हैं तो किसके बल लेटते हैं? तो फेस के बल, है ना। फेस के साथ ही साथ हमारा जो चेस्ट होता है और जो हमारा एब्डोमेन होता है वो किसके टच में होता है? तो सरफेस के टच में होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वाला हिस्सा जो है उसका, है ना, और ये वाला किसके? ग्राउंड के टच में है, सरफेस के टच में आ रहा है। उसका फेस वाला भी जो एरिया है वो भी कहाँ है? तो इस सरफेस के टच में आ रहा है। तो इस और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो क्या? तो ये जो है इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोन पोजीशन कहते हैं। और इसमें भी पैर जो है दोनों आपस में सटा के रखना होता है। तो जब कभी भी कोई इस तरीके से अगर लेटा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो प्रोन पोजीशन में लेटा हुआ है। या समटाइम्स हॉस्पिटल के अंदर में जो है जो डॉक्टर है वो एडवाइज करते हैं क्या कि इस पेशेंट को प्रोन पोजीशन में डालिए। और इसका जो इंपॉर्टेंस है, जो इसका यूज है वो क्या है कि जब कभी भी अगर स्पाइनल सर्जरी वगैरह किया जाता है, कौन सा? स्पाइनल सर्जरी, है ना, स्पाइन से रिलेटेड अगर कोई भी काम किया जाता है ना, तो उसको किस पोजीशन में डाला जाता है? तो प्रोन पोजीशन में डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पोजीशन है वो है क्या? तो लिथोटोमी पोजीशन। कौन सा पोजीशन है? तो लिथोटोमी पोजीशन। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, खास करके फीमेल्स के लिए, ठीक है। ये जो पोजीशन है इसका जो मेन इंपॉर्टेंस जो है ना, वो फीमेल के लिए होता है ज्यादातर। इसमें क्या करना होता है? तो वो जो भी विक्टिम होता है, जो भी आदमी होता है, उसको पहले तो पीठ के बल लेटना है। कैसे लेटना है? तो पीठ के बल, है ना। तो पर्सन जो है वो लेटेगा कैसे? बैक के बदौलत, है ना, मतलब पीठ के बदौलत वो जो है वो पीठ के बल लेटा हुआ होगा। उसके बाद क्या होगा कि इसमें बस सिर्फ
सिर्फ थोड़ा सा चेंज आ जाता है क्या कि इसका जो लेग होता है वो ऊपर उठा हुआ होता है, लेग जो होता है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। उसके साथ ही साथ क्या होता है कि लेग जो उठा हुआ है तो उसको सपोर्ट देने के लिए, क्या करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए हम लोग उसको फंसा देते हैं किसमें, स्ट्रैप में, ताकि उसका पैर जो है कंफर्टेबली वहां पर रखा रहे। और ये पोजीशन बहुत ही है ना इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फीमेल्स के लिए, क्योंकि जब कभी भी अगर जो है गायनिकोलॉजिकल है ना, गायनिकोलॉजिकल प्रोसीड्यूर्स किए जाते हैं है ना, और या फिर चाइल्ड बर्थ तो वहां पर इस पोजीशन का यूज किया जाता है ना। उस पर जब किसी को भी चाइल्ड बर्थ होता है ना, तो उस टाइम पे उस फीमेल को इसी पोजीशन में डाला जाता है, या फिर कई समटाइम्स उसको गायनिकोलॉजिकल प्रोसीड्यूर्स किए जाते हैं या फिर गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन किए जाते हैं, तब भी उस जो फीमेल है उसको इसी पोजीशन में डाला जाता है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोजीशंस है ना, उसको मैंने एक ही के अंदर सारे को कवर कर रखा है, जिसमें सबसे पहला जो पोजीशन है वो है क्या आपका, तो लैटरल पोजीशन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कौन सा पोजीशन, लैटरल पोजीशन। और लैटरल मतलब जैसे हम लोग जनरली जो है स्लीपिंग, इसको हम लोग स्लीपिंग पोजीशन भी कहते हैं। तो जो लैटरल पोजीशन होता है ये दो टाइप का होता है। कितना टाइप का, दो। एक आपका राइट लैटरल, ठीक है, राइट लैटरल, अगर वो राइट साइड में सोया हुआ है, राइट साइड जो है करके, तो राइट लैटरल। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, तो लेफ्ट लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन। तो इस तरीके से अगर कोई लेटा हुआ रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटरल पोजीशन। और ये इसका एक दूसरा भी नाम होता है ना, जिसको हम लोग रिकवरी की पोजीशन भी कहते हैं, क्योंकि इस पोजीशन में जब कभी भी किसी को जो है सीपीआर जब हम लोग दे रहे होते हैं और उसको जो है ब्रीदिंग से समस्या होती है, ब्रीद वो खुद से नहीं ले पा रहा होता है ना, या फिर स्लो लेता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको रिकवरी पोजीशन में डाल देते हैं, ताकि वो आसानी से कंफर्टेबली जो है बिना ग्रेविटी के वो जो है ब्रीद ले पाता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो यूज किया जाता है एक्सरे वगैरह के टाइम पे भी करने में जो है इसका यूज किया जाता है, किसका, लैटरल पोजीशन का। उसके बाद जो है आपका फॉलर्स पोजीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इसमें क्या किया जाता है, तो जो पेशेंट होता है, जो आदमी होता है, उसका सर जो है वो पैर से नीचे होता है, पैर उसका ऊपर की तरफ एलिवेटेड होता है, उठा हुआ होता है, और उसका जो सर होता है वो पैर से नीचे होता है। और इसका जो है जो शॉक मैनेजमेंट वगैरह में जो है इसका यूज किया जाता है, किसका, आपके जो है फॉलर्स पोजीशन का। उसके बाद जो है आपका ट्रेंडिलिनबर्ग पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है, ट्रेंडिलिनबर्ग पोजीशन। ये पोजीशन जो है ना वो 15 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के जो है पोजीशन में इंसान को, यानी कि पर्सन को जो है लेटाया जाता है, बैठाया जाता है। बेसिकली इसका जो यूज होता है वो इमरजेंसी कंडीशन में, जब कभी भी जो है उस पेशेंट को अगर हॉस्पिटल के अंदर में फीडिंग करवाया जाता है, खाना खिलवाया जाता है, उस कंडीशन में जो है इसको हम लोग इस पोजीशन में डालते हैं, उस कंडीशन के अंदर में। दूसरा क्या है कि इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो जो है ना रेस्ट वाला पोजीशन जो है इसको कहते हैं। उसके साथ ही साथ ये वाला पोजीशन स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही है ना, उसका तो ये दोस्ती है समझो, क्योंकि बच्चे जो है पढ़ने के समय क्या करते हैं, वो बढ़िया से जो है टेक लगाते हैं, और फिर वहीं से उनके सोने की जर्नी शुरू होती है ना। उनको लगता है क्या कि थोड़ा सा लेट के पढ़ेंगे तो ज्यादा देर तक पढ़ेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। जैसे ही वो लेटते हैं, फिर वहां से उसको और धीरे धीरे जो है एंगल जो है घटने लगता, बढ़ने के अलावा। ठीक है, तो वो धीरे धीरे पूरा 360 डिग्री पर एकदम नीचे फ्लैट हो जाते हैं और फिर सो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।